मेरे सभी पीजीटी के साथियों को अनुज सर का नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और आज आपके लिए कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसी सलाह लेकर के आया हूं जो आपके पीजीटी एग्जामिनेशन 2021 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, then it is necessary to know your wrong things, know your limitations। आपकी कमियां क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उन कमियों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो जो 2, 4, 5 नंबर से सिलेक्शन, कभी सुना है आपने, यही सुना होगा ना, 2, 4, 5 नंबर से सिलेक्शन रुक गया सर। मैं भी यही सोचा करता था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज बहुत मेंटली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस एग्जामिनेशन को अपने दम पे क्वालिफाई करके आया हूँ, जिसके लिए लोग कोचिंगों में दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर खुद इतनी ताकत है, आप खुद इतना सिलेबस पढ़ के आए। अरे एमएससी किया है यार, एमएससी करके कुछ तो एमएससी तक कुछ तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग, अगर एमएससी के बच्चे को कोचिंग करनी पड़ी तो लानत है आपकी पढ़ाई पर। तो इसलिए कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको गाइडलाइंस की जरूरत है। तो कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी कमियां हैं आपके अंदर जिन्हें आप छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, उन कमी को आपके सामने रखता हूं। कुछ पेपर्स को देख करके कुछ आइडिया मैंने लगाया है, कुछ ईयर के पेपर्स को जो लगातार मैंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि किन किन पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह, बिल्कुल चिड़िया की आंख पे निशाना साध देना है। पीजीटी निकल जाएगा। पीजीटी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए थोड़ी सी मेहनत में कमी, डिफरेंस ज्यादा नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस आपको निराश कर देता है। तो वो निराशा आप तक ना आए, यही मैं कामना करता हूं। तो इसी कामना के साथ मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो पेपर्स को मैंने देखे, उन पेपर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बट टॉपिक मैं आपको बता दूं, टॉपिक में आपको जानकारी पूरी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, इससे पहले वाली वीडियोस मैंने आपको देखा था, मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था पेपर का। जो पेपर्स आए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें, कितने नंबर का आता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, कौन कौन से टॉपिक आपको हर चैप्टर से पढ़ लेने हैं। मतलब अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मेरी बात को बिल्कुल गांठ में बांध लीजिए कि ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है। सबसे पहले बात करता हूं, एक एक टॉपिक से बात करता हूं। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको पेन लेकर के बैठ जाइए, कॉपी लेकर के बैठ जाइए, टॉपिक्स लिखते जाइए, बड़ा सुकून से बताऊंगा। और इसके बाद में आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस भेजने वाला हूं। इसी वीडियो के बाद भेजूंगा आपको। मैंने क्वेश्चंस तैयार कर लिए, 20 क्वेश्चन तैयार वो किए हैं जो वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, लेकिन आज ये वीडियो पूरी स्किप ना करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। पहली बात, हम बात कर लेते हैं मोल कंसेप्ट से। यानी मोल कंसेप्ट में आपको मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपसे टू द पॉइंट, जो आपको छोड़ना नहीं, बाकी तो पढ़ना है ही आपको। एक तो आप मोल कंसेप्ट में जितना भी स्टोइकोमेट्रिक पे क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अगर हम लोग KClO3 को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बनेगा, कितना मोल ऑक्सीजन बनेगी। इस टाइप के स्टोइकोमेट्रिक जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मोल कंसेप्ट से पढ़ लीजिएगा। एवोगैड्रो नंबर पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये टॉपिक जो है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फार्मूले इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, तीनों मीडियम में निकाल लीजिए, पेपर में बहुत फायदा होगा आपको, है ना।
अब आ जाते, मैं केवल वही पॉइंट बता रहा हूं, पूरा चैप्टर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए पेन कॉपी लेकर के बैठिए, टॉपिक लिख लीजिए। हमेशा आप यही छोड़ते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आता है। आप चाहे नवोदय का पेपर उठाइए, चाहे आप केवीएस का पेपर उठाइए, चाहे यूपी पीजीटी का उठाइए, चाहे आप दूसरे जो डीएसएसबी के एग्जाम है उनके भी पेपर उठा लीजिए, है ना, तब भी आपको यही चीज सामने आएगी जो आप टॉपिक छोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अधिकतर जो लोग क्वेश्चन देखा गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रखी मिलेगी, क्योंकि उसमें है ही इतने स्क्वायर, है ही इतनी पाई कि यार कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि छोड़ना क्या है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन खराब लग रहा है। ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये मेरे पास पेपर पड़ा, इसमें शायद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी, ये पीजीटी का ही पेपर है मेरे सामने, और इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ रखी है। ये पीजीटी का ही पेपर है, ध्यान से देख लीजिए, ये इस साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिख रहा होगा आपको शायद, मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जितनी भी चीजें हैं इनको आप नोट करते जाइए, बिल्कुल स्किप नहीं करिए। क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट है, आता ही है, यानी कोई भी सेट उठा के देखिए, क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जरूर याद कर लीजिएगा। अरेंजिंग ऑर्डर भी आ सकता है, या फिर कौन किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये चीजें आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में याद कर लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में बात कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में अगर देखिएगा तो एक तो पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन सब नजर में डाल लीजिए आप, जितने भी एक्सेप्शन है, कुछ मत पढ़िए, एक्सेप्शन बढ़ डालिए कि भाई नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है क्यों, जबकि कम होनी चाहिए थी। बोरॉन की आयनेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है क्यों, जबकि बोरॉन की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। तो सब ये एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर फ्लोरीन की जो है वो ज्यादा होती है ना, ये सब याद रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये सब एक्सेप्शन याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन क्या 2-3 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है, तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। sp से लेकर के DsP2 तक और sp3d2 तक सभी याद कर लीजिएगा। नोबल गैस में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो उनके ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन और शेप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर पे भी, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर वाकई में नाम के आगे लेक्चरर लगाना है, अब इंटर कॉलेज की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है ये, अगर नाम के आगे लेक्चरर लगाना है, पीजीटी क्वालिफाई करना है, केंद्रीय विद्यालय में जाना है, नवोदय में जाना है, दिल्ली सबॉर्डिनेट एग्जामिनेशन जो होते हैं, है ना, सेकेंडरी सिलेक्शन बोर्ड जो दिल्ली वाला है, उसमें अगर आपको जाना है तो सभी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन बातों पे ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने। अच्छा, दूसरी बात बताऊं, अगर आप स्टेट ऑफ मैटर में चले जाते हैं तो मैं पहले बात कर लेता हूं स्टेट ऑफ मैटर में, गैस और लिक्विड में। तो लिक्विड में एक तो इवेपोरेशन टर्म, विस्कोसिटी टर्म, दोनों टर्म पे ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत टिपिकल नहीं आ सकता, लेकिन वैंडर वॉल को फोकस करिएगा, क्योंकि वैंडर वॉल में ए और बी की वैल्यू बहुत पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी यूनिट, इसकी बीमाएं क्या होती हैं, ये पूछा जाता है। वैंडर वॉल गैस इक्वेशन दे देते हैं 4-5, उसमें से पूछ लेते हैं कौन सी सही है वैंडर वॉल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आने के चांस बने रहते हैं। तो ये तो पढ़िएगा आप स्टेट ऑफ मैटर में, है ना। उसके बाद चले जाइए आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, इनकी बात कर लेते हैं। मैं बता दूं, आप इन पे बिल्कुल फोकस करिए। एक तो पीएच वैल्यू, एक्वा सॉल्यूशन है HCl का ले लिए, पीएच बताइए, 6.9 वाला आंसर ही देख लेना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। पीएच वैल्यू का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है आपको। इसमें एक बात और याद रखना, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, जहां पीएच इज इक्वल टू पीके या पीकेबी इज प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस सॉल्ट अपॉन एसिड, ये जो फार्मूला है हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन का, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसे ध्यान से पढ़ लेना है। बाकी इधर आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट दोनों को ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी की पीएच निकालना ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहां पर एक केएसपी पे भी क्वेश्चन खूब आ जाता, तो केएसपी का टॉपिक भी ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग चल जाते, एक क्वेश्चन और याद आ रहा मुझे, इक्विलिब्रियम केसी जब निकालते हैं, जैसे एक इक्वेशन दे दी NH
मतलब 2NH3 ब्रेक कर दिया N2+3H2 में, अब इसकी रिवर्स दे दी N2+3H2 एरो लगाया 2NH3। अब बताया कि दोनों के केसी में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको पेपर मिल जाएगा, चाहे केंद्रीय विद्यालय में देखना और चाहे नवोदय में देखना, चाहे यूपी पीजीटी में देखना, है ना, और चाहे दिल्ली के एग्जाम में देख लेना आप। तो जितने भी एग्जाम पीजीटी के ये क्वेश्चन लगभग ये टॉपिक बिल्कुल डिसाइडेड रहते हैं कि इनसे क्वेश्चन उठना ही उठना है किसी भी कीमत पर। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं। तो आज मैं पूरे टॉपिक दे रहा हूं, तो आप पेन छोड़िए नहीं, लिखते रहिए बिल्कुल और मेरे साथ बने रहिए। मैं अब आपको बताता हूं कि थर्मोडायनामिक्स में जो टॉपिक्स जरूर आते, एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसको भी ध्यान से लिख लीजिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब थर्मोडायनामिक्स में आ जाइए। थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, पेपर उठा के देख लो आप, रखी मिलती है हर बार। क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन रखी मिलती है बिल्कुल, चाहे मेरे पास 10 सेट पड़े हुए, 10-15 सेट, इसी में दिखा दूंगा अभी। तो क्लेसियस क्लेप्रियन है ना, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी वाली, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, याद रखिएगा, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी पर न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल हैश लॉ पे पक्का बिल्कुल। मान लीजिए आप ये बात, मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करिएगा, पीजीटी निकलेगा, 100% निकलेगा, बिना कोचिंग के निकलेगा, आपकी अपनी तैयारी से निकलेगा, आपके अपनी कॉन्फिडेंस से निकलवा दूंगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, मंजिल तक पहुंचा दूंगा आपको, है ना। तो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की जब बात कर लिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो मैंने बात की, बाकी तो डिटेल आप तैयार कर ही रहे। 2 महीने हैं मात्र आपके सामने, इन 2 महीनों में आपको जिस जमीन पे वो लात मारने की पानी निकल जाए, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप चाहें तो इस जमीन में, सूखी जमीन में आग पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर। अरे एमएससी करके आए हो यारों, जरा सा पढ़ लोगे यूं ही पेपर निकल जाएगा। पेपर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है इसकी गहराई क्या है। इस गहराई को नापने में बहुत माहिर हो चुका हूं, इसलिए इस गहराई को आपको भी नपवा दूंगा इस बार, 100% श्योर है। तो ये मैंने आपको बता दिए थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इधर जितने भी टॉपिक थे रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब आ जाइए जो गैसेस स्टेट है उसमें थोड़ी सी काइनेटिक थ्योरी और पढ़ लीजिएगा। काइनेटिक थ्योरी को थोड़ा सा मैक्सवेल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी थी, यहां पर काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस पढ़ लीजिएगा, दोनों में जरा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले आ जाते हैं थोड़ी सी फिजिकल निपटा लेते हैं, फिर एस और पी ब्लॉक बताता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये सब पूरा बता ही दिया है ना, पूरा फिजिकली चल रहा है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि, और जैसे 12th क्लास में जब आप आएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनकी बात कर लेते हैं। तो सॉलिड से ही चलता हूं, सॉलिड स्टेट से चलता हूं। सॉलिड में एक तो डेंसिटी पे न्यूमेरिकल, शॉर्टकी फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स पक्का है, बिल्कुल मान के चलिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेविस लैटिस मैंने फार्मूला ट्रिक भी बताई है, उनको मेरी वीडियोस में देखिएगा, आपको ब्रेविस लैटिस याद करने की ट्रिक भी मिल जाएगी आपको, उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड, अगर मान लो किसी का 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई हो रहा है, इस टाइप के न्यूमेरिकल की ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब व्हाइल वी एटम्स ऑक्यूपाई एट द सेंटर। एक तो ये इस तरीके के, तो व्हाट इज द फार्मूला। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय द पी एंड क्यू, क्यू फॉर्म्स टेट्राहेड्रल वाइड while P occupy 1/3 of the tetrahedral void, what is the formula। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो ये तो सॉलिड में पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट की फ्रैंकल मैंने आपको बता ही दिया, इन पे ध्यान रखिएगा। बाकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ पे ज्यादा फोकस कर रहा है, हेनरी लॉ पे और वेंट ऑफ फैक्टर पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, बाकी तो आप पढ़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स में, एक तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, उनकी यूनिट कैलकुलेट करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला याद रखना, हाफ लाइफ पीरियड को ध्यान रखना और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ध्यान रखना। इतने चीजें पूछी जाती हैं किससे, केमिकल काइनेटिक्स से। मतलब अधिकतर जो टॉपिक आए हैं, मैंने जिन पे रिसर्च किया है, जिनको मैंने समझा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा हूं। पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आज मैं बता रहा हूं कि उस टॉपिक के अंदर से क्या पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। तो अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स से ही जुड़े हुए टॉपिक से, जिसका नाम है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में एक तो शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, जियोलाइट का नाम पढ़ लेना, पेपर उठा के देखिए आप। मेरी बात पे अगर जरा भी आपको विश्वास नहीं आता तो आप पेपर उठाइए,
देखिए आपको मिलेगा जियोलाइट, आपको मिलना है मिसल, आपको मिलनी 100%। जीटा पोटेंशियल क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मिलने हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ने, आपको पढ़ लीजिएगा इन्हें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्स्ट इक्वेशन पे हर साल क्वेश्चन आएगा। ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। डेल्टा जी इज इक्वल टू जो फार्मूला है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग केसी, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो जितने भी फार्मूला हैं इनमें आप ध्यान रखना, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल को भी फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये मैंने आपको बता दिया, इधर ध्यान रखिएगा। और अब आप आ जाइएगा, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे विशेष ध्यान दे रहा हूं मैं, उन्हीं को ही फोकस कर रहा हूं। सरफेस केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट, कोआगुलेशन और हार्डी-सुलजे रूल, ये पढ़ लीजिएगा। इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहेंगी। अब आ जाइए एस और पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक में मैंने बता दिया कि एल्कलाइन और एल्कली मेटल में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लीजिए और और याद कर लीजिए। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कार्बोनेट के हैं, सल्फेट के हैं, हाइड्रोक्साइड के हैं, ये सब ऑक्साइड के, इनके पानी में सॉल्युबिलिटी घटती है बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती है बढ़ती है, इनको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन मिलना ही मिलना डेफिनेट है भाई साहब, बिल्कुल डेफिनेट है। इसके बाद आप चले जाइए, अगर आप एस ब्लॉक में हैं तो एस ब्लॉक में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कोवेलेंट करैक्टर रख रहा है, कौन आयनिक करैक्टर रख रहा है, किस में कोवेलेंट ज़्यादा, किस में आयनिक ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक में चले जाइए तो कार्बन फैमिली से स्टार्ट करिएगा, बोरॉन कार्बन फैमिली से स्टार्ट करिएगा और हैलोजन तक चले जाइएगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जुगाड़ बता देता हूँ। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लाइन वाइज पढ़ डालिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्का है, बिल्कुल डेफिनेट है। एक तो इसमें मॉलिक्यूल की शेप पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ HClO4 है या आपका N2O5 है या आपका H3PO4 है, इनकी एसिडिटी बेसिसिटी पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इनका शेप क्या होगा, है ना, शेप पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा के देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है HNO3 का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 का, डीकन्स मेथड जो है वो आपका क्लोरीन गैस का, तो ये सब मेथड, अमोनिया का हैवर्स प्रोसेस, ये प्रोसेस ना छोड़िएगा। इनमें मेन चीज ये है कि ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती है, वो फेवरेबल कंडीशन पढ़ लीजिएगा आप, है ना। तो जो टॉपिक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड टेक्स्ट एक एक पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन डेफिनेट रखा हुआ आप मान लीजिए, बिल्कुल फायदा होने वाला है। ये वीडियो आपको सिलेक्शन के उस कगार पर ले जाके छोड़ेगी जहां आप उम्मीद से ज्यादा पाएंगे आप। तो अब ये मैंने आपको पी ब्लॉक का आइडिया। नोबल गैसेस में किसने नोबल गैस की डिस्कवरी की थी? एन बार्टलेट ने की थी, सिंपल है, याद कर लेना। कौन से ईयर में की थी, कौन सा कंपाउंड पहला बनाया था उन्होंने, है ना, XeO2PtF6 बनाया था, ध्यान रखिएगा। तो ये कंपाउंड आप ध्यान रखिएगा, XePtF6 बनाया था, किसकी मदद से? O2PtF6। तो ये कंपाउंड रिएक्शन जो कराया था वो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी की मदद भी लीजिए साथ में, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए और साइड में कोई मल्टीपल चॉइस की कोई भी क्वेश्चन बुक ले लीजिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। चाहे जेई के लगा डालिए, चाहे नीट के लगा डालिए। और अगर आपको पीजीटी की कोई भी XYZ जो आपको मिले, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी की मिल जाए, चाहे विद्या की मिल जाए, चाहे साहित्य, किसी भी की मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी पे आपत्ति नहीं। कोई भी किताब मिले, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे जेई मेन की मिल जाए, चाहे नीट की मिल जाए, उससे भी कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए डी ब्लॉक में, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन मिलना है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे क्वेश्चन मिलना है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला आया हुआ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बोर किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, ये निकालना, ये याद रखिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाइए, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एक आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, एक आईपीएससी से क्वेश्चन आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कि D4 में, भाई D में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे T2G EG लेवल में भर के दिखाइए, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, T2G EG लेवल में भर के दिखाइए, क्वेश्चन देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने मेथड बताया, मेरी इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कि D4 इलेक्ट्रॉन जो है T2G EG लेवल में कैसे भरे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने सभी बताए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन से पढ़ लीजिएगा। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में खास बात ये है, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, इन पे फोकस करिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ये टर्म वो बता रहा हूं, पढ़ तो आप बहुत कुछ लेंगे, लेकिन माइंड में ये टर्म रुक पाए आपके,
ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट और एग्जामिनेशन इज कंसीडर्ड अंडर हाई प्रेशर। समझ रहे हैं ना, पसीना आता है जाड़ों में, है ना। इंटरव्यू देने जाओ तो मैंने देखा है, जब गया था ना तो देखा है कि अंदर से बाहर जब लोग आ रहे हैं तो एसी से भी बाहर पसीना आ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी इस बात को बनाए रखिएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने ना दीजिएगा, है ना। तो पेपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पेपर निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हमसे करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म और इनके इंटरमीडिएट पढ़ लीजिए। जैसे हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसी तरीके से रीमर टीमेन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ये बताइए कि जो रिएक्शन एस्टरीफिकेशन है, उस एस्टरीफिकेशन में प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन की स्टेप ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा। SN1 SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन कहाँ स्टेप, ये पहली जो स्टेप स्लो स्टेप होती है ना, फास्ट स्टेप होती है, इसमें कार्बोकैटायन का क्या रोल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, SN1 SN2 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ज़्यादा रिएक्शन तेजी शो करेंगे, कौन स्पीड किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ जो है आपको बड़ा फायदा देगी, किसमें, आपके PGT एग्जाम में। अब वो चाहे किसी का भी PGT एग्जाम हो, आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आपकी रास्तों को मैं सरल बनाऊंगा, है ना। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि नेम रिएक्शंस, जैसे मान लिया आ गया कि कोल्वे रिएक्शन में फिनॉल किससे रिएक्शन करता है, ऑप्शन दे दिए, है ना। रीमर टीमेन में फिनॉल किससे रिएक्शन करता है, ऑप्शन दे दिए। एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिक मीडियम चाहिए, बेंजोइन कंडेंसेशन में केसियन की प्रेजेंस चाहिए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी नेम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है, एसाइलेशन भी होता है ना, और एल्काइलेशन भी होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से कैनिजारोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है इसके अंदर, तो ऐसे पॉइंट टर्म इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है नहीं होता है ना, कैनिजारों में नहीं होता है और एल्डोल में होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, तो ये टर्म जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा कमांड करके रखिएगा, ये थोड़े टर्म। कन्वर्जन की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था मैंने कन्वर्जन, उन्हीं की वीडियोस को देखिएगा, ट्रिक बताई है। विद इन सेकंड यूं कन्वर्जन होगा, हवा में कन्वर्जन करेंगे आप, कोई भी कन्वर्जन ट्रिक भी बताई है मैंने। जैसे कि मान लो कहीं पर CN लगा हो और एमाइड बनाना हो तो क्या करेंगे, वाटर डाल दीजिए बेसिक मीडियम में, और अगर आप एसिडिक मीडियम में डाल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर अल्कोहल आपके पास में है और अगर आपने जोन्स रेजेंट डाला तो एल्डिहाइड ही बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। KMnO4 डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, K2Cr2 डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, 100% कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कुछ टर्म बताएं, अगर कार्बन का नंबर घटाना है तो हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो वुड्स रिएक्शन है। ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, केमिस्ट्री यूं हवा में नाचेगी, हवा में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये छोटे छोटे टर्म बिल्कुल याद रखिए, पढ़ डालिए, सब शर्माइए नहीं। अरे अगर सीखना है तो स्टूडेंट 1 के सीखना पड़ेगा, सीखना है तो झुकना पड़ेगा। किसी से कुछ लेना है तो यूं करके लिया जाता है, ऐसे करके नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा। तो झुक के लेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए 12th क्लास की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने, उनको ये ना मानिएगा कि नहीं साहब वो 12th के लिए, नहीं, वो PGT में बहुत मदद करेंगे। आप उनको देख डालिएगा, एक बार सब देख डालिएगा, बहुत बेनिफिट, बहुत ट्रिक आपको मिल जाएंगे, मेरे बहुत सारे आइडियाज़ आप तक पहुंच जाएंगे, है ना। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिंग्विश, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश कैसे कर लेंगे, ये डिस्टिंग्विश ध्यान रखिएगा। टॉलेंस फेलिंग के टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये ध्यान कर लीजिएगा। अरेंजमेंट डिक्रीज, बेसिक जैसे एमीन्स का, एनिलीन ले लिया, मिथाइलएमीन ले लिया, अमोनिया, इनके डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर को याद रख लिए। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने विशेष तौर से आपको फोकस की हैं, जो एग्जाम के पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किए, मैंने उनको पढ़ा, उनको रिसर्च किया, मैंने आप तक पहुंचाई। कैसी लगी आपको जानकारी, कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे मेरे टर्म, ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और आप लोग जो मुझे सहयोग दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख करके मुझे कमेंट मेरे इनबॉक्स में देते हैं, उससे मुझे बहुत ही खुशी होती है। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं मैं कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आप में और इंटरेस्ट ले रहा हूं। अगर आप और इंटरेस्ट मेरा बनाते चले जाएंगे तो सिलेक्शन आपका बिना कोचिंग के कराऊंगा, सिलेक्शन आपका बिना पैसों से कराऊंगा। यानी आपको पैसे कोचिंग में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे इस चैनल पर बने रहेंगे तो अगस्त तक आपको इतने क्वेश्चंस, इतने टिप्स दे दूंगा कि आप 2022 में अपने आप को लेक्चरर महसूस करें। तो
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरी बातों से आप इम्प्रेस होते हो, मेरी बातों में कुछ आपको सत्यता दिखाई देती हो, तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, नमस्ते।